इसमें जो नंबर हमारे पास लिखा हुआ है दैट इज बेसिकली ये क्वेश्चन 31 है, ठीक है जी। एंड दिस इज 1 प्लस आयोटा। तो वैसे तो इसकी अगर हम फॉर्म बनाएं तो वो कोई और डिफरेंट फॉर्म बनेगी, लेकिन यहाँ बैक सॉल्व करें, ठीक है। तो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। जैसे cos 60 की जगह आप लिखेंगे 1/2, ठीक है। डेल्टा ऑप्शन में देखें तो ये हो जाएगा 2, cos 60 1/2 होता है, और sin 60 भी 1/2 होता है। तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1 प्लस एटा बन जाएगा आपके पास। तो दिस इज योर आंसर, डेल्टा इज द करेक्ट आंसर। 32 है जी, देयर आर 50 स्टूडेंट इन द क्लास, 38 आउट ऑफ दीज ऑन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स एंड 16 ऑफ देम ऑन लैपटॉप कंप्यूटर्स इन इट्स ओन। तो अगर आप 38 और 16 को ऐड करें तो कितना नंबर बनता है जी? 54, ठीक है। अब 50 स्टूडेंट टोटल हैं, तो जो बोथ वाले हैं वो कितने स्टूडेंट होंगे? दे आर 4। सिंपल सा इसका आंसर है कि जो बोथ जिनके पास है दे आर 4, ठीक है। वैसे इसका फार्मूला जो होता है नंबर ऑफ बोथ कैलकुलेट करने का, वो आपके पास क्या होता है जी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स और वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स एंड वाई बोथ। ये इसका जनरल फार्मूला है जो हम यूनियन के केस में भी डिस्कस करते हैं। तो अगर और की वैल्यू गिवन हो तो ठीक है, नहीं तो इसकी जगह हम क्या लिख लेते होते हैं? टोटल। जो और है ये टोटल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं दोनों मेथड से, लेकिन यहाँ ज्यादा शॉर्टकट यही है कि टोटल जो कि 54 50 है और इन दोनों का इंडिविजुअल टोटल 54 बन रहा है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज 4, ठीक है। तो वो होंगे जो कि बोथ में लाई करेंगे जी। 33 देखें अगर क्वेश्चन, तो इसका भी मैं हिंट दूंगा आपको। इसमें लिखा हुआ है जी कि ए बी दैट इज इक्वल टू सी। आपने बी मैट्रिक्स कंप्यूट करनी है, तो बी मैट्रिक्स इक्वल होगी किसके? ए इनवर्स सी के। और सी जो है बेसिकली दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आप किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें तो ये उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करती। सो जस्ट वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है जी? कैसे फाइंड करेंगे? 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट। तो ये चूंकि 2/2 ऑर्डर है तो इसका डिटर्मिनेंट आप लिख सकते हैं जी। क्या होगा जी डिटर्मिनेंट इसका? बोलिएगा। ये बैक सॉल्व कर लें, लेकिन इससे ज़्यादा आसान है कि आप इसको सॉल्व भी कर लें तो बेहतर है, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है, जस्ट ये ए इनवर्स आपने फाइंड करना है। तो इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है जी -1 एंड -6, दैट इज -1/7। और यहाँ इसका डिवाइड लिख लें, ये -1, ये +1, ये -3, और ये सॉरी ये 3, 2 और 3 हो जाएगा, ठीक। नाउ जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर ले, यू विल गेट आंसर। कौन सा आ जाएगा जी? ए, क्या ऑप्शन आ जाएगा? ठीक है जी, क्लियर है। इसमें इंपॉर्टेंट की पॉइंट एक तो ये है कि ए बी को हमने ए इनवर्स सी बना दिया, और सी चूंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें ये इसकी वैल्यू को चेंज नहीं करता, ठीक है जी। 34 आ जाए, देखें जी। 34 का की पॉइंट ये है कि हमारे पास जो एक्चुअल रूल है वो ये है कि ए बी होल इनवर्स जो है ये इक्वल होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है जी। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है बी इनवर्स ए इनवर्स होल इनवर्स, तो ये इक्वल हो जाएगा ए डॉट बी के, क्योंकि ए के इनवर्स का इनवर्स ए हो जाएगा, बी के इनवर्स का इनवर्स बी हो जाएगा। और जब हम इसे इनवर्स वाली ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं तो ऑर्डर इसका रिवर्स हो जाता है, यानी बाद वाला पहले आता है, पहले वाला बाद में चला जाता है। तो जस्ट यू हैव टू फाइंड ए डॉट। इसमें आपने सिर्फ ए डॉट बी जो है वो फाइंड करना, नथिंग एल्स, ठीक है जी। सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं स्क्रीन आ रहा नजर। जी यार, ये आपने मुझे एक नए काम में डाल दिया, या तो सारे लोग यहाँ पे आ जाएं या फिर सारे ऑनलाइन चले जाएं, ठीक है। अब मुझे उन्होंने यहाँ पे कॉल कर लिया है, मेरे लिए भी प्रॉब्लम है, आपके लिए भी मसला है। क्यों जी, सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा? अब जो यहाँ पे बैठे हैं आप लोगों के लिए तो ईजी होगा, लेकिन जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं, वो जो मैं अपना मेथड यूज कर रहा था दैट वाज गुड, कि वो आपको पेपर भी नजर आ रहा था, उसके ऊपर ही मैं डिस्कस कर देता था। तो लेकिन अब उन्होंने, क्योंकि आप लोग यहाँ पे आ गए हैं तो मुझे यहाँ कॉल कर लिया, ठीक है। अब ये सिस्टम जो है ना वो ऐसे ही है, आपके सामने ही है सर देन हम मंडे से सारे फिजिक्स क्लास ले लेंगे। जी। सर देन मंडे से हम लोग सारे फिजिक्स क्लासेस ही ये ले इसलिए कह रहा हूँ ना कि या तो सारे आप फिजिकल यहाँ पे आ जाएं तो दैट इज बेटर, ठीक है जी। कल भी आपकी क्लास अनाउंस की है इन्होंने? नहीं सर कल नहीं है। कल का बताया है कि नहीं बताया?
सर मैं पता करके गया था, कहते नहीं है। अच्छा चलें, बहरहाल जो भी कहते हैं उसको फॉलो कीजिएगा। अगर कल क्लास है तो सब लोग यहाँ पे आ जाएं, इट्स बेटर। आपकी चूंकि फिजिकल क्लास है तो आपको ये आपके लिए बेटर होगा। ठीक है जी, ऑप्शन 34 का आंसर जो है वो ए है। 35 आप बैक सॉल्व करेंगे। जब भी कभी वैलिड रूट या रूट पूछा हो, वैलिड रूट पूछा हो या रूट पूछा हो या जीरो पूछा हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीरो, जीरो या रूट वो वैल्यू होती है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। सो जस्ट यू हैव टू बैक चेक। ठीक है, यानी पुट कर लें पहले x को -1 फिर 3 फिर +1, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इसका आंसर करेक्ट है, दैट इज डेल्टा। 36 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of this circle which is x square plus y square is equal to 8 and the straight line 2x minus y is equal to 2। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें से आप x या y की वैल्यू फाइंड करके फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें। ठीक है, जो एक्चुअल मेथड है। अच्छा, दूसरा मेथड ये है कि आप बैक सॉल्व कर लें। वो पॉइंट जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है वो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, जैसे आपको मुनासिब लगे, क्योंकि बैक सॉल्व करना इजी होता है एज कंपेयर टू डायरेक्ट सोल्यूशन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो पॉइंट है जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे ऑप्शन उन्होंने बीटा दी हुई है 2 2, तो देखिए 4 + 4 दैट इज 8, तो इसमें पुट कर दें, ये आ जाएगा 2 × 2 -2 इज इक्वल टू 2। सो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट इज 2 2, वो पॉइंट जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37। द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी बैक सॉल्व करें। ठीक है जी, आसान तरीका ये है कि आप ऑप्शंस को ऐड कर लें। ठीक है, जैसे सी इसका आंसर है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये है 4/2x - 1 -2/x + 3। इसको आप ऐड करेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, तो दिस इज इट्स आंसर। क्योंकि ये तो दो है ना, अगर 3 आ गए 4 आ गए तो सॉल्व करने में बहुत ज्यादा देर लगेगी, लेकिन ऐड करना इजी। आप इसको ऐड करें, देखें एलसीएम क्या बनेगा जी इसका, दैट इज 2x - 1 × x + 3। तो ये तो आपको पता ही आ जाएगा, देखिए 4x + 12 - 4x - 2, तो ये बन जाएगी वही वैल्यू जी न्यूमरेटर में। देखें माइनस माइनस प्लस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये 4x से 4x कैंसिल, ये बन गया ना 14/दिस वैल्यू, और यही असल में क्वेश्चन में गिवन है। तो बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन जो होती है ना, ये एडिशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, वही यहाँ पे हमारी हेल्प। नहीं समझ आई जी बात को? ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन। तो ये भी शॉर्टकट है इसका कि आप इसको बैक सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, 38 पे चलते हैं। ये मुझे कंफर्म करें जी जो ऑनलाइन बैठे हैं कि ये पार्ट आपको नजर आ रहा है कि नहीं। मैंने 38 लिखा है जहाँ सर एक्सपोजर्स बहुत ज्यादा हो गया है। सर ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है। ब्राइटनेस ज्यादा है। चलिए, ये मसले मसाइल तो ये सर देखो नजर मेरा आ रहा है। इतनी आ रहा है सर नजर। चलें चलें जी, अब ये भी चीजें एक्सपीरियंस कर लें। चलें, क्वेश्चन नंबर है जी 38। An arithmetic progression has 7th term of 20. So A7 आपको 20 given है, and 25th term it is given के जो 25th term है that is 92. The sum of the first 25 terms आपने फाइंड करना। ठीक है, अब इसमें देखें मैंने आपको D फाइंड करने का एक शॉर्टकट बताया था। ठीक है जी, वो अप्लाई करते हैं। 25 - 7 18D is equal to 92 - 20 that is 72। तो D आ गया आपके पास 4। अगर D आपके पास 4 है तो सबसे पहले आप इसको यूज करके A1 निकाल लें। कैसे निकालेंगे, A7 में से 6D माइनस कर दें, आ जाएगा A1। याद है मैंने पर्टिकुलर टर्म फाइंड करने के लिए शॉर्टकट बताया था। तो ये A1 आपके पास, A7 क्या है 20 - 6 × 4 24, तो ये आ गया -4। तो फर्स्ट टर्म आ गई आपके पास -4। 25th टर्म है 92। मैंने क्यों फर्स्ट टर्म निकाली है, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था सम फाइंड करने का, कि अगर आपके पास फर्स्ट और लास्ट टर्म हो तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपने n/2 लिखना है। ठीक है जी, तो आपके पास क्योंकि उसने कहा कि 25 टर्म्स का सम बताएं, तो फर्स्ट टर्म भी आ गई, लास्ट टर्म 25th है,
तो इनका सम फाइंड कर लें। टोटल ये कितनी है जी, टोटल टर्म्स कितनी है 25। तो यहाँ क्या लिखेंगे जी 25/2, A1 है -4, A25 है 92। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है जी। सो इसका करेक्ट आंसर बीटा है, यू कैन गेट इट। ठीक है जी। 39 में देखें जी, डाइस को जब रोल करते हैं तो उसपे ऑड नंबर 3 होते हैं और सैंपल स्पेस इसकी 6 है, तो 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। कौन कौन से ऑड नंबर होते हैं? 1, 3 एंड 5। ठीक है जी। आगे चलते हैं। द 8th टर्म इन द एक्सटेंशन इज, यू हैव टू फाइंड T8 और T8 को हम लिखेंगे T7 + 1। ठीक है जी। अब जरा क्वेश्चन को देखकर बताएं व्हाट इज n इन दिस केस। n क्या है? 12 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12CR, यानी NCR। फर्स्ट टर्म की जगह क्या आ जाएगा जी 2x² पावर 12 - 7 विच इज 5, और सेकंड टर्म -1/2x² पावर 7। यू हैव टू सिंप्लीफाई इट बाय योरसेल्फ। रिसेंटली आपने चैप्टर 8 पढ़ा है। ठीक है जी। ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला है 12C7। कैलकुलेशन एनी हाउ आपने करनी है। ठीक है जी। कैलकुलेशन जो है ये आप लोगों ने करनी है। ठीक है जी। सर, ये क्वेश्चन था कि हमारा सेशन अब कितने दिन तक कंटिन्यू रहेगा? ये आपके आखिरी टेस्ट तक कंटिन्यू रहेगा। आप फंक के सेशन के लोग हैं और आपका ये सेशन चलेगा कब तक? जब तक आपका फास्ट का, नस्ट का, जीकी का, यूईटी का टेस्ट नहीं हो जाता, ये सेशन चलता रहेगा। ठीक है सर, वो तो बोर्ड के पेपर्स के बाद है। बेटा, जब भी तो होगा। सर गाइड कर ये रहे थे थोड़ा कि शायद आपका सेशन बस हमने आपको सारे सारे जो है ना प्रेपरेशन करवानी है। ठीक है, वो जब तक भी होंगी। ठीक है जी। कोई क्वेश्चन? बेटा मैं ये कह रहा हूँ ना कि जब तक सारी तैयारी नहीं हो जाती हम चलते रहे। एक सिंपल सा मैंने, अब वो इस मंथ में हो जाए, वो आपके पेपरों के बाद भी हम आपको बुला सकते हैं फुल लेंथ पेपर के लिए। ठीक है, क्योंकि सारे काम आपने करने हैं। ठीक है। 41 में आप पे छोड़ रहा हूँ सर, जी ये सी क्वेश्चन नंबर 40 में हमें कैसे पता चलेगा कि ये एन है, ये आर है? सर ये बता दें एक बार। बेटा एन और आर का नहीं पता चलता आपको? अगर ये नहीं नहीं पता तो आपको फार्मूला कैसे पता चल गया? चैप्टर 8 नहीं पढ़ा आपने मेरे साथ? लेकिन सर मैं इस मंथ का पूछ रहा हूँ, इस मंथ में कब तक होगा? देखिए ये आपके पास 2x² - 1/2x² पावर 12 है। ये n होता है, इसको हम इंडेक्स कहते हैं। ये फर्स्ट टर्म होती है a, ये पूरी सेकंड टर्म होती है b। r आप यहाँ से लेते हैं, जो भी टर्म फाइंड करनी होती है इसे आप r+1 की फॉर्म में लिखते हैं, तो वो r आता है आपके पास। ठीक है। चलो जी, 41 का आंसर सी है, मैंने आपको बता दिया। 42 भी आप खुद करेंगे। ठीक है, एंड यू कैन सॉल्व इट। क्यों जी, हो जाएगा सॉल्व। आप साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन कर लें। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ यही है कि आप साइन 135 डिग्री की वैल्यू कैसे लिखेंगे। ये रिसेंटली मैंने आपको इसका एक ट्रिक बताया था। हाँ जी, नहीं 180 नहीं, इसका रेफरेंस एंगल बना लेंगे आप। 135 का रेफरेंस एंगल क्या है? 45। तो साइन 135 किसके इक्वल होगा? साइन 45 डिग्री की। और कॉस 135 किसके इक्वल होगा? वो भी कॉस 45 होगा, लेकिन नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। बाकी आप इसे एक्सपेंड करके वैल्यू पुट करें। इसका करेक्ट आंसर सी है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 43 इजी है जी। साइन ऑफ एन एंगल इज √3 टाइम्स इट्स कोसाइन। ठीक है जी। यानी साइन ऑफ थीटा जो है वो √3 टाइम्स कॉस थीटा है। आपने बताना है कि थीटा क्या है। सो व्हाट शुड बी थीटा? 60? नो 60, जस्ट 60 आएगा ना, 30 60 नहीं आ सकता जी। 44 का आंसर बताइए जी। व्हाट इज पीरियड ऑफ 5 tan x/3? जी हरी अप। ये तो रिसेंटली आपने सारे शॉर्टकट पढ़े हैं, तो बड़ी क्विकली आपको करने चाहिए जी। क्या होगा जी इसका पीरियड? 44। देखिए tan का पीरियड होता है पाई, आपने x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x इन दिस केस? 1/3 है। वेरी गुड। 3 नहीं है तो ये 3 पाई हो जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 45, R1 R2 इसका प्रोडक्ट होता है डेल्टा स्क्वायर। 44 का आंसर है जी सी। 45 का है अल्फा। 46, फाइंड ऑल द एंगल बिटवीन 0 to 360 डिग्री। देखिए फिर रेफरेंस एंगल वाला बात आ गई, वेयर साइन x इज इक्वल टू -1/2।
ठीक है जी। तो साइन कहाँ पे 1/2 होता है? 30 डिग्री पे, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू की बात करें, दोबारा कब होगा, यानी वो एंगल सारे लिख लें जिनका रेफरेंस एंगल 30 बनता है। तो वो कौन कौन से एंगल होंगे जी? 150, फिर क्या होगा 210, और फिर क्या होगा जी 330। लेकिन ये दो हम निकाल देंगे क्योंकि ये पॉजिटिव होते हैं, वो दो रख लें जिसपे साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। यही आपका आंसर। वो रेफरेंस एंगल वाला पॉइंट मैंने बड़े क्लियरली आपको समझा रखा है। तो आंसर इसका अल्फा आ गया जी। बताएंगे जी 47 का आंसर क्या होगा? आप बताइए जी, हरी अप। व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स? सर स्क्रीन या What is the range of sine inverse x? जी, क्वेश्चन 47। इसकी रेंज होती है जी -π/2 से +π/2 तक। टेबल नहीं याद की है आपने लगता है, ठीक है जी। साइन इनवर्स x की डोमेन होती है -1 से लेकर +1, और अगर y इज इक्वल टू दिस लिखा है तो इसकी रेंज होगी -π/2 लेसर इक्वल टू y लेसर इक्वल टू π/2, ठीक है। ये इसकी रेंज होती है। इनवर्स फंक्शन चैप्टर 13। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है जी बीटा, 48 का आंसर है सी। मैं नहीं करवा रहा, ये आपको कंपोजिशन है, जस्ट जी की वैल्यू एफ में पुट कर दें तो दैट इज योर आंसर। ठीक है जी, क्लियर है ना? ये तो अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो आपने मुझसे पूछ लेना है, ठीक है। मैं चूंकि रेफरेंस दे रहा हूँ और कुछ इजी क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं सॉल्व। तो सी आंसर है इसका भी। 49 पे आपने लगाना है जी क्वेश्चन रूल, हो जाएगा सॉल्व। चलिए अल्फा आंसर है इसका। 50 देख लेते हैं। 50 में वो कह रहा है जी इंटीग्रेट करें 1 to 3 x into 5x minus 2 डिवाइडेड बाई √2x - 1 dx। ठीक है जी। साथ ही उसने ये कहा हुआ है कि ये जो सारी वैल्यू है ये किसके इक्वल है भला? गौर करें जी, क्वेश्चन में ये सारी वैल्यू किसकी इक्वल है? क्वेश्चन में देखें किसकी इक्वल है। हाँ, ये dy/dx की इक्वल है, ठीक है। तो अगर मैं इस सारी वैल्यू की जगह ये लिख लूं कि ये dy/dx की इक्वल है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। dx से dx कैंसल। अब बताएं इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? y होगा। वेरी गुड। तो ये आ गया y, और लिमिट है 1 to 3, और y किसके इक्वल दिया हुआ है? x square under √2x - 1। Now just you have to put the limit in this। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, ये यूईटी के पेपर का ओरिजिनल क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है इसमें। आपने नोट किया, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ उसको समझना है कि ये वैल्यू dy/dx है, dx से dx कैंसिल हो गया, dy का एंटी डेरिवेटिव y आ गया, y की वैल्यू उसने दे रखी है। अब आपने सिर्फ अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करके आंसर निकालना है। हमने इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला यूज नहीं, जस्ट कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, हाँ जी, इसका करेक्ट आंसर सी है, यू आर राइट। आगे चलें जी। जी नेक्स्ट देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 51। जस्ट यू हैव टू इंटीग्रेट इट, ठीक है। आपने इसको इंटीग्रेट करना है, अल्फा आंसर आ जाएगा। जी क्लियर है ये भी पॉइंट। 52 देखें, आपने फाइंड करनी है जी वैल्यू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 2 3fx plus 4dx गिवन दिस इज इक्वल टू k, यानी इसी की वैल्यू कंप्यूट करनी है आपने। तो पहला थ्योरम 3 बाहर आ जाएगा, इसको लिखेंगे 0 to 2 fx dx प्लस इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 2 4dx, ऐसे लिखेंगे जी। अच्छा जी, 0 to 2 fx dx की वैल्यू क्या गिवन है? ये जो पोर्शन है इसकी वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है जी बोलिए? दैट इज 3। इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, अगला जो पार्ट है, ठीक है। इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल शॉर्टकट याद रखें, मैंने बताया भी होगा। अगर यहाँ कोई कांस्टेंट है और आपने उसको इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करनी, तो क्या करें? इस कांस्टेंट को लिख लें, इसे मल्टीप्लाई कर दें लिमिट के डिफरेंस से। 2 और 0 का डिफरेंस कितना होता है? 2। सो जस्ट यहाँ 2 लिख लें, तो ये आ गया आपके पास 9 + 8 इज इक्वल टू 17। यही के की वैल्यू है। क्यों जी, मैंने जो की पॉइंट समझाया बात समझ आई है कि नहीं? देखिए फिर मैं लिख देता हूं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि a to b
अल्फा डी एक्स कंप्यूट करें तो अल्फा को आप मल्टीप्लाई कर दें किससे, बी माइनस सी से, डायरेक्ट आंसर आ गया। नहीं समझेगा? चलें एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जी। 1273 dx, 3 को मल्टीप्लाई कर दें 6 से 18 आंसर आ गया। देखिए डायरेक्ट करना सीखे ना चीजें, वो इंटीग्रेट करेंगे फिर उसमें पुट करेंगे, लेकिन ये डायरेक्ट शॉर्टकट आपकी हेल्प करेगा। आगे चलेंगे 53 पे। हाँ जी, उसने पूछा द कोऑर्डिनेट्स गिवन इन द टेबल रिप्रेजेंट्स अ लाइन, द वैल्यू ऑफ m एंड c आर। c किसे कहते हैं जी? y इंटरसेप्ट को। y इंटरसेप्ट वो होता है जहां x क्या होता है, तो जहां x 0 है वहां y की वैल्यू क्या है, बोले 2 है, तो ये ले इसका y इंटरसेप्ट आ गया 2। अच्छा स्लोप कैसे निकालते हैं, m y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसमें बताएं टेबल में आसान वैल्यू कौन सी है जिसका आप डिफरेंस ले सकते हैं, इजी कौन सी है? 0 2 फ्रैक्शन वाली वैल्यूज को इग्नोर कर दें। पहला पॉइंट ले लें 0 2, आखिरी पॉइंट ले लें क्या है वो 3 6, तो स्लोप आ गया। ठीक है, यानी आप यूं समझ लें कि एक पॉइंट है 0 2 और दूसरा पॉइंट आपने लेना है 3 6, तो क्या आ जाएगा जी 6 माइनस 2 4, 3 माइनस 0 इज 3, तो ये स्लोप आ गया। 4 ओवर 3 स्लोप है और 2 जो है वो y इंटरसेप्ट है। इज दैट क्लियर जी? आगे चलते हैं जी। 0 0 इज नॉट इन द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी डेल्टा, कैसे पता चलेगा जी कि वो नॉट इन द सॉल्यूशन, यानी वो उसको सेटिस्फाई नहीं करता, वो उसको सेटिस्फाई नहीं करता। उसमें पुट करें ना तो 0 0 ग्रेटर देन 3 आ जाता है, समझ रहे हैं बात को? ठीक है ना, 0 0 ग्रेटर देन 3 आ गया ना, तो वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हालांकि ये लॉजिक नहीं है, लेकिन चले हम फिलहाल इसको ऐसे ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर इज 55, y square is equal to 3x, then equation of the focal chord is। ठीक है जी, 55 ये है जी y square is equal to 3x and this is equation of parabola जिसमें 4a3 है। a आपके पास आ जाएगा 3/4। इस पैराबोला का जो फोकस है वो होता है a0, यानी 3/4, 0। तो कोई भी लाइन जो इस पॉइंट में से पास कर रही है वो फोकल कॉर्ड कहलाती है। एनी स्ट्रेट लाइन विच passes through the focus of the parabola is called focal chord। तो the best answer is x is equal to 3/4। ठीक है, वैसे ये इसके लेटेस्ट सेट में भी बनता है, लेकिन एनी हो ये भी ठीक है। 56 पे आ जाएंगे, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकाई ऑफ द एलिप्स। तो वो लाइन सेगमेंट जो फोकाई को ज्वाइन करता है वो मेजर एक्सिस कहलाता है। ठीक है, फोकाई ऑफ द एलिप्स, जो फोकस जिन्हें आप कहते हैं उनको ज्वाइन करता है। ठीक है, दैट इज नोन एज, क्या कहते हैं जी उसे, मेजर एक्सिस ज्वाइन करता है। ठीक है, 57 पे चलते हैं जी। देखिएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई log x x1 होता है, क्यों जी, एग्री करते हैं कि नहीं? अगर log में बेस और एक्सपोनेंट सेम हो जाएं तो ये 1 हो जाता है। इज इट ओके? ठीक है जी। 4 माइनस 2 log 5 1 0 हो जाएगा। बताएं क्यों 0 हो गया log 5 1? हाँ जी, हाँ, बेस चाहे कुछ भी हो, अगर यहाँ 1 आ जाए तो ये हमेशा 0 होता है। बस सॉल्व हो गया जी, आंसर 1 आ गया। दो ही चीजें पुट करनी थी आपने। 58 देन द वैलिड वैल्यूज ऑफ एक्स आर। ये भी बेटर है कि आप बैक सॉल्व करें। ठीक है, एक्स की वैल्यू पुट करके चेक कर लें कब 0 बनता है। इसका करेक्ट आंसर जो आता है दैट इज अल्फा। 4 एंड -2 दोनों इसको, ये ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ है वैल्यूज को, दीज आर रॉन्ग, इट्स अ रॉन्ग वे टू राइट द वैल्यूज लाइक दिस, गलत मेथड है। लेकिन आप ये समझें कि ये दोनों ही एक्स की वैल्यूज हैं, यानी पहले एक्स को 4 पुट करना है फिर एक्स को -2 पुट करना है। ठीक है, वैल्यूज ऑफ एक्स पूछा हुआ। द इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड व्हेन। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा जी आपको। क्या करेंगे जी, -x² प्लस x प्लस 10, हाँ जी -10 राइट, और लेस देन क्या है जी -2x² -4। पहले तो इनको शिफ्ट करें जी इधर, तो ये -2 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो जस्ट x² बचेगा।
प्लस एक्स बचेगा और -6 लेस देन 0, ऐसे ही होगा जी। अब इसको आप करेंगे फैक्टराइज, ठीक है जी। क्या बनेंगे जी इसके फैक्टर, क्योंकि हम एक्स की वैल्यूज फाइंड करने जा रहे हैं तो हमें इसको फैक्टराइज करना है। क्या बनेंगे जी फैक्टर इसके, बोले? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 लेस देन 0, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अब देखें, डायरेक्ट लिख दो जी, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन 0, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो मस्ट बी लेस देन 0, यानी नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है इन दोनों में से एक वैल्यू पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, या ये नेगेटिव हो या ये पॉजिटिव, ठीक है। अब वो बैक सॉल्व कर लें अब इसको, अगर आपको समझना है ये एक्चुअल मेथड नहीं है फिर बता दूं, एक्चुअल मेथड ये नहीं है। एक्चुअल मेथड आप यहां से देखें कि x की एक वैल्यू -3 है और दूसरी +2 है, ठीक है। तो x -3 से शुरू होगा और कहां पे खत्म होगा, +2 पे, तो इसकी रेंज होगी -3 लेस देन x लेस देन +2। समझ आ गई है जी बात की, कि -3 से शुरू होगा, क्यों? अच्छा, -3 से शुरू होके 2 पे क्यों खत्म होगा? -3 और 2 को कंपेयर करें ना, तो -3 एज कंपेयर टू 2 क्या है, छोटी वैल्यू है ना भाई। तो हमेशा हमने स्मॉलर वैल्यू से शुरू करना है और कहां पे खत्म करना है, लार्जर वैल्यू, ठीक है। चलें जी, 60 आप खुद कर सकते हैं। आई होप सो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कर लेंगे जी सॉल्व, ठीक है। बेसिस अगर सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, ठीक है जी। तो फर्स्ट में ही हम चेक कर लेते हैं, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी जी, 1/3 प्लस 1/6। तो ये चेक कर लें, अगर 4 बनता है तो ये ठीक है, नहीं तो अगला चेक कर लें, ठीक है जी। क्लियर है पॉइंट। चलो जी, एनी हाउ हम बहुत ज़्यादा लेट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पूरी क्लास यहाँ पे होती है और हमें ये प्रॉब्लम्स ना हो तो हम ज़्यादा डिटेल में इन बातों को डिस्कस कर सकते हैं। और भी जी आप लोग वेट कीजिएगा प्लीज़, मैं ज़रा इसका नेक्स्ट टेस्ट जो है वो ढूंढ लूँ। FLP2 हाँ जी, 1 ही किया, 2 नहीं किया, क्यों? नहीं, 2 करने की, ये तो बात कोई ना हुई, ये तो एक दिन में 2 सर आज 1 नहीं हुआ सर हर लेक्चर में। अच्छा, सबने 1 ही डिस्कस किया सारे लेक्चर में? जी सर। मुझे आप पहले बता देते, मैंने ऐसी स्पीडें लगा दी हैं। मैंने तो समझा कि मैंने 2 पेपर करने हैं, इसलिए मैंने जरा स्पीडी काम आपको करवाया है। चले, हमें लकीली चांस टाइम मिल गया, मैं आपको लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ।